नमस्कार, न्यूज़ एंड कंपटीशन क्रैकर चैनल में आपका स्वागत है। आज है 12 फरवरी 2025। हमने 11 फरवरी 2025 को एक क्वेश्चन पूछा था। भारत में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA के लिए नोडल एजेंसी कौन सी संस्था है? तो इसके ऑप्शन थे राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, बी वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर था सी, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA पर एक फ्रेमवर्क समझौता आधिकारिक तौर पर लागू हुआ है। भारत पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA के माध्यम से IBCA की स्थापना की गई है। इसे 9 अप्रैल 2023 को प्रोजेक्ट टाइगर का 50 साल पूरा होने पर लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य 7 बड़ी प्रजातियों जिसमें बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा का संरक्षण करना था। इसके सदस्य देश में निकारागुआ, इस्वातिनी, भारत, सोमालिया और लाइबेरिया है। गठबंधन का जो उद्देश्य है वो वैश्विक स्तर पर बड़े पैमाने पर संरक्षण के लिए सहयोग करना है और विशेषज्ञता को आपस में साझा करना है। इसके अलावा वित्तीय सहायता भी एक दूसरे इस IBCA अलायंस के थ्रू एक दूसरे की वित्तीय सहायता करना भी इसमें शामिल है। तो दोस्तों, देरी ना करते हुए देखते हैं आज 12 फरवरी 2025 की महत्वपूर्ण करंट अफेयरों को। तो आज का पहला क्वेश्चन है, व्यापक हस्तांतरण सूचकांक रिपोर्ट 13 फरवरी 2025 किसके द्वारा जारी किया गया? ऑप्शन है आपके ए नरेंद्र सिंह तोमर, बी अमित शाह, सी प्रोफेसर SP सिंह बघेल या डी नितिन गडकरी। आंसर है सी, प्रोफेसर SP सिंह बघेल। 13 फरवरी 2025 को पंचायती राज मंत्रालय और मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के राज्य मंत्री प्रोफेसर SP सिंह बघेल ने नई दिल्ली में व्यापक हस्तांतरण सूचकांक रिपोर्ट, डेवोल्यूशन इंडेक्स रिपोर्ट जारी की है। इस हस्तांतरण सूचकांक सहकारी संघवाद और स्थानीय स्वशासन को मजबूत करने के लिए यह कार्य करता है। इसका जो उद्देश्य है वो जो प्रमुख उद्देश्यों पर ध्यान केंद्रित करते हुए राज्यों में जो पंचायती राज संस्थान PRI हैं उनको सशक्त बनाना है। अगला क्वेश्चन है, मैथ्यू ब्रिड्जगे ने अपने वनडे डेब्यू पर किस टीम के खिलाफ 150 रन बनाए? ऑप्शन है ए भारत, बी ऑस्ट्रेलिया, सी न्यूजीलैंड या डी पाकिस्तान। तो आंसर है इसका सी, न्यूजीलैंड। 26 वर्षीय दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज मैथ्यू ब्रिड्जगे ने पाकिस्तान में त्रिकोणीय श्रृंखला में न्यूजीलैंड के खिलाफ अपने वनडे डेब्यू पर इतिहास रच दिया है। ब्रिड्जगे वनडे डेब्यू पर 150 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने 148 गेंदों पर 150 रनों की पारी में 11 चौके और 6 छक्के भी लगाए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का अपना पहला स्वदेशी स्वचालित बायोमेडिकल अपशिष्ट उपचार संयंत्र सृजनम किसने लॉन्च किया? ऑप्शन है ए नरेंद्र मोदी, बी जितेंद्र सिंह, सी मनसुख मांडविया या डी अमित शाह। तो इसका आंसर है बी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। एम्स नई दिल्ली में 10 फरवरी 2025 को केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत का पहला स्वदेशी स्वचालित बायोमेडिकल अपशिष्ट उपचार संयंत्र का उद्घाटन किया है। इसका नाम सृजनम रखा गया है। इसे CSIR और NIIST द्वारा विकसित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, डोनेट ऑर्गन सेव लाइव्स पहल का आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है? ऑप्शन है ए ICC, बी BCCI या सी नीति आयोग या डी IIT दिल्ली।
आंसर है इसका ए, ICCI। 12 फरवरी 2025 को अहमदाबाद में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरे वनडे के दौरान ICC ने डोनेट ऑर्गन सेव लाइफ पहल का आयोजन करने जा रही हैं। ICC के अध्यक्ष जय शाह ने इस पहल की घोषणा की है। इसमें लोगों को प्रेरित करने और एकजुट करने में इस पहल से मदद मिलेगी। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक ई स्पोर्ट गेम 2027 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ऑप्शन है आपके ए टोक्यो, बी ओटावा, सी रियाद या डी बर्लिन। आंसर है सी रियाद। पहला ओलंपिक ई स्पोर्ट गेम्स 2027 में रियाद सऊदी अरब में आयोजित किए जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC ने 11 फरवरी 2025 को इस आयोजन की घोषणा किया है, जो सऊदी अरब के साथ 12 साल के समझौते का हिस्सा है। IOC खेलों के आयोजन के लिए सऊदी ओलंपिक और पैरा ओलंपिक समिति SOPC के साथ साझेदारी कर रही है। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2025 में भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना द्वारा आयोजित संयुक्त अभ्यास का क्या नाम है? ऑप्शन है आपके एक अभ्यास बिग रैंडर्स, बी अभ्यास गगन शक्ति या सी अभ्यास युद्ध अभ्यास या डी अभ्यास वायु शक्ति। तो आंसर है इसका ए, अभ्यास बिग रैंडर्स। भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना के पूर्वी थिएटर में विंग में एक्स विंग रेडर का आयोजन किया गया। इस अभ्यास का नाम एक्स विंग रेडर था। इस अभ्यास में अंतर सेवा तालमेल को बेहतर बनाने के लिए विशेष हवाई अभियानों पर ध्यान केंद्रित किया गया था। इसका उद्देश्य अंतर संचालन को बढ़ाना था, जो योजनाबद्ध एकीकृत थिएटर कमांड के लिए महत्वपूर्ण है। अंतर संचालन विभिन्न सशस्त्र बलों को एक दूसरे के हथियार प्रणालियों का कुशलतापूर्वक उपयोग करने की अनुमति देता है और साथ ही एक दूसरे के हथियारों को प्रणाली को समझने की एक मौका भी देता है। इस अभ्यास में फिक्स्ड विंग और रोटरिंग विंग विमानों का उपयोग करके हवाई तकनीक शामिल की गई थी। चिनूक हेलीकॉप्टरों का उपयोग जो विशेष हवाई अभियानों के लिए किया गया था। इस प्रशिक्षण ने सैन्य विशेषज्ञता, तेजी से तैनाती और मिशन तत्परता को इसने और बढ़ावा दिया है। अगला क्वेश्चन है, IIAS DARPG इंडिया कॉन्फ्रेंस 2025 का आयोजन कौन सा शहर कर रहा है? ऑप्शन है ए नई दिल्ली, बी चेन्नई, सी हैदराबाद या डी कोलकाता। आंसर है इसका ए, नई दिल्ली। IIAS DARPG इंडिया कॉन्फ्रेंस 2025 का आयोजन 10 से 15 फरवरी 2025 के बीच भारत मंडपम नई दिल्ली में किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। IIAS DARPG का मतलब होता है अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान, इंडियन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस, और DARPG का मतलब होता है प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग। 55 देशों के 240 प्रतिनिधियों ने इसमें पंजीकरण कराया है और इस कॉन्फ्रेंस की जो थीम है वह है अगली पीढ़ी के लिए प्रशासनिक सुधार, अंतिम लक्ष्य तक पहुंचना। यह कार्यक्रम लोक प्रशासन, शासन और नीति निर्माण नवाचारों पर केंद्रित है। भारत पहली बार IIAS सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है, जिससे यह ऐसा करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश भी बन गया है। अगला क्वेश्चन है, सतकोशिया टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है ए मध्य प्रदेश, बी राजस्थान, सी गुजरात या डी ओडिशा। आंसर है डी ओडिशा। उड़ीसा में सांभर का पहला कैप्टिव प्रजनन सतकोशिया टाइगर रिजर्व में होना है। यह रिजर्व उड़ीसा में स्थित है, जिसमें अंगुल, कटक, बौद्ध और नयागढ़ जिले शामिल हैं। इसमें बेसीपल्ली अभयारण्य और सतकोशिया गॉर्ज
अभ्यारण्य शामिल है। इसका जो कुल क्षेत्रफल है वो 963.87 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें 523.61 वर्ग किलोमीटर मुख्य क्षेत्र है। यह महानदी हाथी रिजर्व का एक हिस्सा है। सतकोशिया दक्कन प्रायद्वीप और पूर्वी घाट के मिलन बिंदु पर स्थित है और जो महानदी है वह इसके बीच से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन है 2025 चेन्नई ओपन टेनिस पुरुष एकल किसने जीता है? ऑप्शन है ए किरियन जैक्वेट, बी एलियास यमीर, या सी डेलिवोर स्वप्सिना, या डी बिली हैरिस। आंसर है ए किरियन जैक्वेट। फ्रांस के किरियन जैक्वेट ने 2025 चेन्नई ओपन टेनिस पुरुष एकल खिताब जीता है। उन्होंने 9 फरवरी 2025 को तमिलनाडु के नुंगमबक्कम के SDAT टेनिस स्टेडियम में फाइनल में स्वीडन के एलियास यमीर को हराया है। 2025 के चेन्नई ओपन 3 से 9 फरवरी 2025 तक आयोजित किए गए थे। ATP 100 चैलेंजर इवेंट था। यह किरियन जैक्वेट का पहला एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल ATP खिताब है। सेमीफाइनल में जैक्वेट ने डालिमोर स्वेरसोना को हराया और यमीर ने शीर्ष वरीयता प्राप्त बिली हैरिस को हराया था। अगला क्वेश्चन है अभ्यास साइक्लोन 2025 भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? ऑप्शन है ए मालदीव, बी ऑस्ट्रेलिया, सी इंडोनेशिया, या डी मिस्र। आंसर है डी मिस्र। भारत और मिस्र के बीच संयुक्त विशेष बलों की जो ड्रिल साइक्लोन का तीसरा संस्करण 10 से 23 फरवरी तक राजस्थान में हो रहा है। यह अभ्यास महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में होना है। इसमें दोनों देशों के विशेष बल शामिल होंगे जो आतंकवादी रोधी उच्च तीव्रता वाले युद्ध और उत्तरजीविता तकनीक पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इनका जो लक्ष्य है वो भारत और मिस्र की सेनाओं के बीच समन्वय को एक बेहतर बनाना है। अगला क्वेश्चन है डिजिटल अर्थव्यवस्था रिपोर्ट के अनुसार भारत डिजिटलीकरण के मामले में दुनिया में कौन सा सबसे बड़ा डिजिटल देश है? आंसर है ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा, या डी चौथा। आंसर है सी तीसरा। भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था की स्थिति देखी जाए तो यह दुनिया में तीसरे नंबर पर है और पहले और दूसरे नंबर पर अमेरिका और चीन है। व्यक्तिगत उपयोगकर्ताओं के डिजिटलीकरण के मामले में यह G20 देशों में 12वें स्थान पर है, जो औसत उपयोगकर्ता डिजिटलीकरण में कभी कमी को ही दर्शा रहा है। डिजिटल अर्थव्यवस्था का योगदान भारतीय अर्थव्यवस्था में 2022-23 में जो घरेलू GDP सकल घरेलू उत्पाद में है उसमें 11.74% का था, जिसके 2024-25 तक बढ़कर 13.42 होने का अनुमान है। डिजिटल अर्थव्यवस्था के डिजिटलीकरण की जो रिपोर्ट है वो इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय MEITDY के एक अध्ययन पर आधारित है, जो भारत के डिजिटल अर्थव्यवस्था का एक व्यापक विश्लेषण प्रदान करती है। भारत सरकार द्वारा शुरू की गई हील इन इंडिया पहल का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है ए स्वास्थ्य पर्यटन को बढ़ावा देना, बी ज्ञान विज्ञान को बढ़ावा देना, या सी योग प्रचार करना, या डी आध्यात्मिक ज्ञान को बढ़ावा देना। आंसर है इसका ए स्वास्थ्य पर्यटन को बढ़ावा देना, मेडिकल टूरिज्म। हील इन इंडिया आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत विकसित एक नई पहल है, जिसमें भारत में मेडिकल सहायता प्राप्त करने वाले रोगियों की मदद करने के लिए एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल हॉस्पिटल सर्विसेज होंगी। इस प्रकार की पहल के साथ सरकार का उद्देश्य भारत में हील इन इंडिया पोर्टल के माध्यम से मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देना है। भारत केंद्र के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने हील इन इंडिया नामक इस स्वास्थ्य मेडिकल टूरिज्म की पहल की शुरुआत की थी। अगला क्वेश्चन है
भारत ने वर्ष 2030 तक गैर जीवाश्म स्रोतों से कितनी विद्युत क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? ऑप्शन है ए 35%, बी 50%, सी 70% या डी 100%। आंसर है बी 50%। भारत ने साल 2030 तक 500 मेगावाट की गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता हासिल करने का लक्ष्य तय किया है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए नवीनीकरण ऊर्जा और परमाणु ऊर्जा दोनों स्रोतों का इस्तेमाल किया जाएगा। भारत का जो गैर जीवाश्म ऊर्जा लक्ष्य को हासिल करने की सरकार की जो रणनीति है, उसके अनुसार नवीनीकरण ऊर्जा के लिए अल्ट्रा मेगा नवीनीकरण ऊर्जा पावर पार्कों का विकास किया जाना है। साथ ही जो परमाणु ऊर्जा क्षमता को बढ़ाने के लिए नाभिकीय विद्युत विस्तार कार्यक्रम भी लागू किया जाएगा। साथ ही जो भारत का ऊर्जा भंडारण क्षमता है वो भी कम है, उसको बढ़ाया जाएगा। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, पन बिजली और जैव ऊर्जा जैसे जो नवीनीकरण स्रोतों पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा। नवंबर 2024 तक भारत की जो सौर ऊर्जा क्षमता थी वो 94.17 गीगावाट तक पहुंच गई है और भारत में नवीनीकरण ऊर्जा में निवेश 2020 से ही बढ़ा है। किसकी रिपोर्ट के अनुसार भारत में उपभोक्ता महंगाई दर वित्त वर्ष 2026 तक 4% होने का अनुमान है। ऑप्शन है ए विश्व बैंक, बी IMF या सी RBI या डी एशियाई विकास बैंक। आंसर है इसका IMF। RBI और IMF के अनुसार उपभोक्ता मूल्य की महंगाई वित्त वर्ष 2026 में 4% के लक्ष्य के करीब आ जाएगी। पूंजीगत व्यय जो कैपेक्स है वो वित्त वर्ष 2021 से लेकर 2024 तक लगातार उसमें सुधार हुआ है। और इसके अलावा समीक्षा में बताया गया है कि आम चुनाव के बाद केंद्र सरकार के कैपेक्स में जुलाई से नवंबर 2024 के दौरान साल दर साल आधार पर 8.2% की वृद्धि हुई है। तो दोस्तों ये थी 12 फरवरी 2025 की महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए लाभदायक होगी और आपकी तैयारी को एक नया आयाम देगी। तो दोस्तों इस तरह की वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, जिससे कि आपको वीडियो अपलोड होती उसकी जो नोटिफिकेशन है वो प्राप्त हो सके। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।